हे गाइस, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लास 9 की एक बुक है संचयन, कक्षा 9 एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी की कक्षा 9। ठीक है, कक्षा 9। इससे पहले हम कक्षा 9 की तीन बुक थी, क्षितिज, कृतिका और स्पर्श। क्षितिज, कृतिका और स्पर्श, इन तीनों किताबों का एक एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं, मतलब एक एक करके सारे चैप्टर पढ़े हैं। उसके बाद से इन तीनों से हम लोग प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट भी कर लिए हैं। तो जो लोग उस प्रैक्टिस सेट को नहीं किए हैं वो लोग जाकर एक बार उस प्रैक्टिस सेट को देख सकते हैं। प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग क्लास को पढ़िए, उसके बाद से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि आप कितना समझे हैं। ठीक है, कितना समझ पाए हैं। और आज की जो क्लास है वो है संचयन की ये बुक है। अब इससे हम लोग जितने भी चैप्टर हैं, इसमें लगभग 4 हैं चैप्टर, चारों चैप्टर को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज ये पहला चैप्टर है गिल्लू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। उसके बाद से ये जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक ऐड नहीं हुए हैं वो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लें। नंबर है 87 37 81 28 और 39। इस पर आप लोग SMS कर देंगे तो आप लोगों को ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा और उसी ग्रुप में ये सारे PDF सेंड किए जाते हैं। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि सबके पास ये बुक उपलब्ध नहीं है और किसी को तो पता भी नहीं है कि NCERT कौन सी बुक क्लास 9 में है, क्लास 10 में है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैं सिलेबस के अनुसार वीडियो बना चुकी हूँ। जो लोग उस वीडियो को देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। उसमें ये हम दिखाए हैं कि क्लास 6 to 8 के जो एग्ज़ाम देने वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और जो 9 और 10 का एग्ज़ाम देने वाले हैं 9 to 10 का, उन लोगों को क्या क्या पढ़ना है, और जो 11 12 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उन लोगों को कौन कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं। इससे आप लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। जब तक कन्फ्यूजन दूर नहीं होगा तब तक आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्लास। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि आपके साथ साथ उन भाई बहनों का भी मदद हो सके। ठीक है, ये जो गिल्लू रचना है महादेवी वर्मा की रचना है। आइए देखते हैं। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास, ये जो शब्दों के ऊपर 1 2 लिखा है इन सब का अर्थ नीचे दिया हुआ है। तो हम एक एक चीज़ को बताएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। वैसे भी इसके जो एक एक पृष्ठ है वो पृष्ठ के नीचे 1 नंबर करके सोनजूही का अर्थ दिया है, 2 नंबर करके अनायास का अर्थ दिया हुआ है, हरतिमिका का अर्थ दिया हुआ है, 3 नंबर करके ऐसे। तो आप लोग पढ़ सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो हम थोड़ा स्पीड में इसको बता दे रहे हैं। इसका PDF आप लोगों को दे देंगे। कम समय में आप लोगों को ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो यहाँ स्टार्ट चलिए करते हैं कि सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है, इसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता को सघन हरितिमा में छिपकर बैठता था और फिर मेरे निकट पहुँचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी, पर आज उस लघु प्राण की खोज है, परंतु वह तो अब तक इस सोनजूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अचानक एक दिन सवेरे कमरे में बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअव्वल जैसा खेल खेल रहे हैं। यह काकभुसुंडी भी विचित्र पक्षी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पीतर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश
इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। दूसरी ओर हम कौवा और काँव काँव करने को अवमानना के अर्थ में प्रयुक्त करते हैं। देखिए यहाँ अर्थ दिया हुआ है, 1 नंबर पे यहाँ क्या दिया हुआ था, सोन जूही। सोन जूही का अर्थ यहाँ दिया है जूही, पुष्प का एक प्रकार जो पीला होता है। ठीक है, तो इतना हम नहीं आपको डिटेल्स में बताएंगे, आप यहाँ से देख सकते हैं, आपको PDF दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी, क्योंकि गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे, अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपटा पड़ा था। सबने कहा कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। परंतु मन नहीं माना, उसे हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। रुई की पतली बत्ती दूध से भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर ढुलक गई। आगे क्या लिख रही हैं महादेवी वर्मा जी। कई घंटे के उपचार के बाद उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने 2 नन्हे पंजों में पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोएं, झब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। हमने उसी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया और इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। आगे वो लिखती हैं कि जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर ध्यान मेरा आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह मेरे पैर तक आकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उठती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुघात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। भूख लगने पर चिक-चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता और काजू या बिस्कुट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता। गिल्लू के बारे में लिख रही है, वो कह रही हैं, फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया। नीम चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी। बाहर की गिलहरियां खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके न जाने क्या कहने लगी। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। मैंने कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू ने बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता है। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू अपने जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ लगाने लगा। तब से यह नित्य का क्रम हो गया। आगे वो क्या कर रही हैं? आगे वो लिख रही हैं गिल्लू के बारे में कि मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी जो सोन जूही की पत्तियों में। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठाना सिखाया, जहां बैठकर मैं थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता या झूले से नीचे फेंक देता था।
उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। सब उसे काजू दे आते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान लगता था। परिचारिका यानी सेविका, यहाँ दिया हुआ है, यहाँ 4 नंबर दिया है, 4 नंबर पर यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, मतलब उसका अर्थ दिया हुआ है। आगे वो लिखती हैं कि गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। उसने मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया और न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जागकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, उष्णता यानी गर्मी देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती ही रहती हैं और सोनजूही पर बसंत आता ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही के पिताभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। ठीक है, तो ये रही आज की टॉपिक, और महादेवी वर्मा गिल्लू के बारे में लिखी है, उससे संबंधित ये जो प्रश्न है इसको आप लोग खुद करिएगा। जहां आप लोगों को समझ में ना आए ये आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप उसमें आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए चैप्टर के साथ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।